हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल त्रिशा एजुकेशन हब में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपातों के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है यदि हम देखें तो, चाहे MPPSC का एग्ज़ाम हो या MPSI का एग्ज़ाम हो या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाता है। तो याद रखना, मैंने आपको इसलिए क्या किया हुआ है, मैप के माध्यम से सभी जानकारी यहां पर दर्शाई हुई है। ऐसा कहा जाता है कि मैप के माध्यम से यदि आप लोग पढ़ते हैं तो संपूर्ण जानकारी आपको लंबे समय तक याद रहती है। और साथ ही साथ मैं आपको विस्तार पूर्वक प्रत्येक जलप्रपात के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहना और मैं आपको अच्छी सी ट्रिक भी बताने वाला हूं। मेरा आपसे प्रॉमिस है, यह वीडियो देखने के पश्चात मध्य प्रदेश के सभी जलप्रपात आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के वाटरफॉल्स की। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत हम कर लेते हैं अनूपपुर से। अर्थात यदि हम देखें तो नर्मदा नदी के वाटरफॉल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो याद रखना, नर्मदा नदी का उद्गम हमें मैकाल पर्वत श्रेणियों से देखने के लिए मिलता है। और यदि एरिया की यदि बात करें तो अमरकंटक वाला जो एरिया है वहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और जिले की यदि बात करें तो जिला कौन सा आता है? अनूपपुर जिला आता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अनूपपुर जिले के अंतर्गत ही जैसे ही नर्मदा नदी निकलती है और निकलने के पश्चात 8 किलोमीटर की दूरी जैसे ही तय करती है तो हमें एक वाटरफॉल देखने के लिए मिलता है, एक जलप्रपात देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है कपिल धारा जलप्रपात। याद रखना, ऐसा कहा जाता है एक ऋषि या मुनि हुआ करते थे जिनका नाम है कपिल मुनि। उन्हीं के नाम पर उन्होंने क्या किया था, एक बार मां नर्मदा की धारा को रोकने का प्रयास किया था। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस जलप्रपात का नाम रख दिया गया। क्या रख दिया गया? कपिल धारा जलप्रपात। और इसकी हाइट कितनी है? तो 15 मीटर की हमें इसकी हाइट देखने के लिए मिलती है। उसके पश्चात यदि हम देखें तो हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा जलप्रपात? दुग्ध धारा जलप्रपात। याद रखना, दुग्ध धारा जलप्रपात हमने जैसा देखा, सबसे पहले कपिल धारा जलप्रपात 8 किलोमीटर की दूरी पर बना और उसी से 2 किलोमीटर आगे अर्थात 10 किलोमीटर की दूरी पर अनूपपुर से यदि हम देखें तो हमें देखने के लिए मिलता है कौन सा जलप्रपात? दुग्ध धारा जलप्रपात। इसकी हाइट कितनी है? तो 15 यदि मीटर से देखें तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम हमें देखने के लिए मिलती है। और एक बात और याद रखना, जो दुर्वासा ऋषि का नाम आपने सुना होगा। दुर्वासा ऋषि के ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने इसी स्थान पर तप किया था और उसी स्थान पर हम यदि देखें तो इसका नाम हमें देखने के लिए मिलता है। उन्हीं के नाम पर कभी कभी इस जलप्रपात का नाम देखने के लिए मिलता है। दुर्वासा धारा जलप्रपात भी कहते हैं या दुग्ध धारा जलप्रपात भी इसे कहा जाता है। उसके पश्चात यदि बात करें तो दुर्गा धारा जलप्रपात भी हमें अनूपपुर के अंतर्गत ही देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो अनूपपुर जिले में 3 जलप्रपात हमें देखने के लिए मिलते हैं। कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात या दुर्वासा धारा जलप्रपात और तीसरा यदि बात करें तो दुर्गा धारा जलप्रपात। आप एक बड़ी ही महत्वपूर्ण ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। 1 मिनट में यह जलप्रपात याद हो जाएंगे।
किस प्रकार से याद हो जाएंगे। देखना, नर्मदा नदी पर जितने भी जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर जितने भी जलप्रपात है, उसके अंत में धारा, यह हम यदि देखें तो धार आता है। हमेशा याद रखना, जब भी किसी हम जलप्रपात के अंत में धार या धारा आ जाए तो उसका संबंध किस नदी से है, तो याद रखना उसका संबंध हमें देखने के लिए मिलता है नर्मदा नदी से। यह ट्रिक याद रख लेना। अब ऐसा भी याद रख सकते हैं कि कपिल को क्या पसंद है, दूध पसंद है, और वह दूध किससे लेता है, अनूप से वह दूध लेता है। इस प्रकार से आप कनेक्टिविटी से याद रख सकते हैं। उसके पश्चात हम बढ़ते हैं बालाघाट के अंतर्गत। बालाघाट बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बालाघाट के अंतर्गत हम देखें तो आपको पता है यहाँ पर एक है जिला सिवनी, और सिवनी से क्या होता है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है वेनगंगा नदी। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक जिला आता है महाराष्ट्र का भंडारा। यहाँ से जो बैतूल के अंतर्गत एक नदी निकलती है, और यहाँ से यदि हम देखें बैतूल से निकलती है वर्धा नदी, जो वर्धन शिखर से निकलती है, यहाँ से यह नदी निकलती है। और ये दूसरी नदी यहाँ से वेनगंगा निकलकर यहाँ पर क्या करती है, जब दोनों का संगम होता है तो उस संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। मुझे कमेंट करके बताना उस मिट्टी के बांध का नाम क्या है। और यदि हम देखें तो इसी नदी पर, वेनगंगा नदी पर, एक जलप्रपात हमें देखने के लिए मिलता है। कौन सा जलप्रपात, गांगुलपारा जलप्रपात। याद रखना किस नदी पर, तो वेनगंगा नदी पर। कहाँ पर है, बालाघाट में है। इस प्रकार से याद रख लेना कि भारतीय क्रिकेट के हम यदि देखें कैप्टन हुआ करते थे सौरव गांगुली, तो गांगुल वह क्या करते थे, दूसरे खिलाड़ियों के हम उनको क्या किया करते थे, घाट घाट का पानी पिला दिया करते थे। तो घाट से कर देना बालाघाट, और गांगुल से क्या कर लेना, सौरव गांगुली। और उनको कहाँ पर पहुंचा दिया करते थे, वेन में बिठाकर अपने देश पहुंचा दिया करते थे। इस प्रकार से आप याद रख लेना। उसके पश्चात बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर में कौन सा जलप्रपात हमें देखने के लिए मिलता है। फिर से वही बात, किस नदी पर है। जबलपुर हम देखें, जबलपुर से नर्मदा नदी निकलती है। धुआंधार जलप्रपात देखने के लिए मिलता है। धार या धारा आ जाए तो किस नदी पर, तो आपको मैंने कहा नर्मदा नदी पर। और आपको पता होना चाहिए जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर, 21 किलोमीटर दूर एक बड़ा ही सुंदर पर्यटन स्थल है जिसे भेड़ाघाट के नाम से जाना जाता है। वहां पर यदि हम देखें तो सफेद संगमरमर हमें देखने के लिए मिलता है। बड़ी बड़ी चट्टानें देखने के लिए मिलती है सफेद संगमरमर की, इसलिए भेड़ाघाट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वहीं पर हम यदि देखें तो 18 मीटर ऊंचा हमें जो जलप्रपात देखने के लिए मिलता है, धुआंधार जलप्रपात देखने के लिए मिलता है। किस नदी पर, हम देखें नर्मदा नदी पर। उसके पश्चात यदि बात करें नरसिंहपुर, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें यहाँ पर भी 3 जलप्रपात देखने के लिए मिलते हैं। कौन से जलप्रपात, तो याद रखना सबसे पहले भीमकुंड जलप्रपात, अर्जुन कुंड जलप्रपात, और तीसरा है सतधारा जलप्रपात। किस प्रकार से याद रख सकते हैं, देखना यह तीनों हमें किस नदी पर मिलेंगे, तो तीनों हमें देखने के लिए मिलेंगे किस नदी पर, धारा आ गया तो हमें किस नदी पर देखने के लिए मिल जाएंगे, नर्मदा नदी पर। और याद रखना एक अच्छी सी बात याद रखो, हम जानते हैं हम जब महाभारत हो रहा था तो उसके अंतर्गत कृष्ण भगवान के साथ में अर्जुन भी थे, भीम भी थे। वह इस धरती पर क्यों आए थे, धर्म की रक्षा के लिए आए थे, सत्कर्म करने के लिए आए थे। सत से कर लेना, सत्कर्म यानी सत से कर लेना। सतधारा जलप्रपात
और जहां भीम है वहां तो अर्जुन भी है। तो इस प्रकार से किस रूप में आए थे? नर का रूप लेकर आए थे। जो भगवान थे हमारे स्वयं कृष्ण भगवान, वह स्वयं मानव का रूप लेकर यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए थे धर्म की रक्षा के लिए। तो नरसिंहपुर अर्थात नर हमें देखने के लिए मिलते हैं भीम, और अर्जुन सतकर्म करने के लिए आए, इसलिए सतधारा जलप्रपात हमें देखने के लिए मिलता है नरसिंहपुर में नर्मदा नदी पर। उसके पश्चात देखे तो होशंगाबाद बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। होशंगाबाद के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है पचमढ़ी। हमें जानते हैं पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। फोर्सिथ के द्वारा पचमढ़ी की खोज की गई है। तो याद रखना, इसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण वाटरफॉल। कौन कौन से वाटरफॉल? तो अप्सरा हमें देखने के लिए मिलता है, अप्सरा जलप्रपात। उसके पश्चात रजत जलप्रपात। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो डचेस जलप्रपात, जमुना जलप्रपात भी देखने के लिए मिलता है, बीफॉल जलप्रपात भी देखने के लिए मिलता है। यह सभी जलप्रपात नर्मदा नदी की, हम जानते हैं होशंगाबाद से नर्मदा नदी बहती है, और यह क्या करती है? बाई तरफ से हम देखें तो जो तवा नदी होती है बाई तरफ से हम देखें नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है, अर्थात इसकी सहायक नदी है। हम यदि देखें तो कुल 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की, उसमें से एक तवा नदी भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो यह सभी जलप्रपात कहाँ पर है? होशंगाबाद के अंतर्गत यदि हम देखने के लिए हमें मिलते हैं। किस प्रकार से याद रख सकते हैं? एक अप्सरा है। हमने जैसे आपसे मैंने कहा कि पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग में तो अप्सरा दिखती है ना, तो स्वर्ग के अंतर्गत हमें अप्सरा देखने के लिए मिलेंगी। अप्सरा कैसी है? रजत की बनी हुई है, अर्थात उसके पास क्या है? रजत है। और यदि हम देखें तो क्या होता है? रजत से बनी हुई है, इसलिए क्या हुआ? एक सांप ने उसे आकर क्या कर लिया? उस अप्सरा को डस लिया। डस से करने ना डच लिया, और वह अप्सरा क्या हुई? गिर गई। फॉल यानी गिर पड़ी। तो इस प्रकार से आप सभी जलप्रपात, कौन कौन से? अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, डचेस जलप्रपात और बी फॉल जलप्रपात को आप याद रख सकते हैं। उसके पश्चात आ जाते हैं खंडवा में बड़े ही महत्वपूर्ण जलप्रपात देखने के लिए मिलता है। आप लोगों को कंफ्यूजन होगा आज के बाद, इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहने वाला। सबसे पहले आता है मंदार जलप्रपात। धार या धारा आ जाए तो किस नदी पर बनेंगे? तो आपको पता है किस नदी पर बन जाएगा, तो आपको देखने के लिए मिलेगा नर्मदा नदी पर। उसके पश्चात हम देखें कि मंदार जलप्रपात ऐसा है कि खंडवा के अंदर एक छोटा सा हमें देखने को मिलता है, ओंकारेश्वर के पास में हंडिया, और खरगोन के अंतर्गत आता है बड़वाहा। इसी के बीच में यह देखिए पोजीशन बताता हूँ, यहाँ पर यदि हम देखें तो यह जलप्रपात बनते हैं दोनों, मंदार जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी एग्जाम में तो इस प्रकार से भी पूछ लिया गया है कि मंदार जलप्रपात कहाँ पर है। तो यदि ऑप्शन के अंतर्गत खंडवा यदि आ जाए तो खंडवा लगाना, और यदि खरगोन आ जाए तो खरगोन लगाना, और दोनों कभी आ जाए बाय मिस्टेक तो आप तो खंडवा ही लगाना, क्योंकि यह मंदार जलप्रपात हमें ज़्यादा करके देखने के लिए मिलता है खंडवा के अंतर्गत। दर्दी जलप्रपात भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, इसलिए लिख दिया हंडिया व बड़वाहा के मध्य खंडवा और खरगोन जिला मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। उसके पश्चात यदि बात करें तो खरगोन आ जाता है। खरगोन के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है क्या? महेश्वर। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है महेश्वर। किस प्रकार से यदि हम देखें तो महेश्वर के घाट आपने सुना होगा, बड़े ही सुंदर घाट हमें देखने के लिए मिलते हैं महेश्वर के अंतर्गत। किस प्रकार से याद रखें, कई सारी धाराएं आ जाती है उस घाट पर, और उस घाट से कई सारी धाराएं आकर क्या करती है? टकराती है, अर्थात सहस्त्र धाराएं आती है। महेश्वर के घाट में किस प्रकार की धाराएं आती है?
सहस्त्र धाराएं आती है, उसी से याद रख लेना सहस्त्र धारा जलप्रपात। फिर से आया धारा, अर्थात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर हमें यह जलप्रपात देखने के लिए मिलता है। और याद रखना महेश्वर के निकट है, इसलिए मैंने आपसे कह दिया महेश्वर के निकट है। लगभग 8 मीटर ऊंचा यह जलप्रपात है। और इसी जलप्रपात के पास में, किस जलप्रपात के पास में? सहस्त्रधारा जलप्रपात के पास में एक झरना है जिसका नाम है गंधक झरना। ऐसा कहा जाता है इस गंधक झरने में स्नान करने से त्वचा संबंधी जितने भी बीमारियां होती है सभी बीमारियों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, याद रखना खरगोन के महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात और वहां पर हमें गंधक झरना भी देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात आ जाते हैं इंदौर में। इंदौर के अंतर्गत यदि बात करें तो इंदौर हमें देखने के लिए मिलता है खान नदी के तट पर बसा हुआ है इंदौर। किंतु इंदौर की एक तहसील है महू, जिसका 2003 में नाम परिवर्तित कर दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है महू को। और याद रखना महू के अंतर्गत यदि हम देखें जाना पावा पहाड़ियों से, और यदि बात करें तो जो बांगचू बिंदु है, इसी बांगचू बिंदु से किस नदी का उद्गम होता है? तो चंबल नदी का उद्गम होता है। अर्थात यदि हम देखें तो चंबल नदी हम इंदौर की एक तहसील महू के पास से हमें इसका उद्गम देखने के लिए मिलता है। कौन कौन से जलप्रपात हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? देखिए ऐसी निकलेंगी चंबल नदी और ऐसी जाती हुई हम देखें मंदसौर नीमच से होती हुई हम राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से यहाँ से जितनी भी जलप्रपात हमें देखने के लिए मिलेंगे चंबल नदी पर देखने के लिए मिलेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं चंबल नदी से संबंधित जलप्रपातों की। सबसे पहले ऊपर से शुरू कर रहा हूं, नाम है चूलिया जलप्रपात। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के हम देखें बुक्स के अंतर्गत कंफ्यूजन है, कहीं पर मंदसौर लिखा हुआ है तो कहीं कोटा लिखा हुआ है तो कहीं चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ है। तो यह कंफ्यूजन आज आपका दूर करने वाला हूं। एक बात याद रखना, यह है मंदसौर। हमने मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में पढ़ा था, यहाँ की एक तहसील है, कौन सी? भानपुरा तहसील। और इस भानपुरा तहसील का एक गांव था सुनेल टप्पा गांव, जो हमने कोटा को दे दिया गया था। और विदिशा के अंतर्गत एक सिरोंज तहसील को हमने शामिल कर लिया गया था, विनिमय हुआ था ना कुछ गांवों का, उसी के अंतर्गत हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कोटा। और कोटा के पास में यहाँ पर यदि हम देखें तो भेसरोडगढ़ है। और भेसरोडगढ़ के पास में लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर रावत भाटा है। रावत भाटा का नाम आपने जरूर सुना होगा। परमाणु विद्युत ग्रह हमें देखने के लिए मिलता है। 1965 के अंतर्गत कनाडा के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। तो याद रखना इसी स्थान पर यदि हम देखें तो हमें देखने के लिए मिलता है भेसरोडगढ़ के पास में कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात। किंतु याद रखना रावत भाटा जो है किसकी तहसील है? चित्तौड़गढ़ की तहसील है। इसलिए जिला यदि पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ ही इसका आंसर सही होगा। मंदसौर लगा देना जो भी ऑप्शन में आए, या चित्तौड़गढ़ आए तो चित्तौड़गढ़ लगाना। अब मुझे लगता है इससे संबंधित आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। उसके पश्चात यदि बात करें तो पाताल पानी जलप्रपात। यदि आप इंदौर गए होंगे तो इंदौर के पास में ही सबसे अच्छा पर्यटन स्थल हमें देखने के लिए मिलता है पाताल पानी। और पाताल पानी जलप्रपात के नाम से पाताल पानी हम देखें, पाताल पानी वहाँ पर एक बड़ा ही पर्यटन स्थल है और उसी के नाम पर एक झरना बना दिया गया है पाताल पानी जलप्रपात। और झाड़ी दहा जलप्रपात, यह दोनों हमें देखने के लिए मिलते हैं चंबल नदी पर। और यह कहाँ पर है? महू के अंतर्गत है। चंबल नदी के जलप्रपातों को किस प्रकार से याद रख सकते हैं? ध्यान से सुनना, अच्छी ट्रिक है। देखा, एक माली है तो माली उसको, एक जो मालिक है माली को क्या कहता है? एक मालिक है, ऑनर है, वह अपने गार्डनर को क्या कहता है कि हे माली तू क्या कर, पाताल से पानी गिर रहा है और ये झाड़ियाँ क्या हो रही है? दहा, अर्थात ये झाड़ियाँ जल रही है, तो इसको क्या कर, इसको कम से कम पानी तो दे दें। तो वह माली क्या करता है? बोले साहब मैंने इनको पानी दे दिया, झाड़ी को पानी दे दिया,
दिया, पाताल से जो पानी आ रहा था उसको पानी दे दिया, किंतु क्या हुआ कि यह इन झाड़ियों ने उस पानी को चूस लिया, चू लिया अर्थात चूस लिया, इसलिए तुमको उसमें पानी नहीं दिखा रहा है। तो मालिक कहता है तेरे बल का कुछ तो उपयोग कर। तो बल अर्थात हुआ बल से चंबल। इस नदी पर, कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर तीनों जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात और तीसरा देख लिया हमने झाड़ीदहा जलप्रपात। उसके पश्चात आ जाते हैं शिवपुरी के अंतर्गत बड़ा ही महत्वपूर्ण दो जलप्रपात है। शिवपुरी के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है सबसे पहले पवा जलप्रपात। पवा जलप्रपात के बारे में याद रखना, शिवपुरी की एक तहसील है पोहरी, उसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है पवा जलप्रपात। किस नदी पर? सिंध नदी पर बना हुआ है। और याद रखना सिंध नदी आपको पता है विदिशा यहाँ पर है। विदिशा के अंतर्गत यदि हम देखें, जो सिरोंज तहसील जो है, जो हमने राजस्थान से ली थी, उसी से यह नदी निकलती है। कौन सी नदी? सिंध नदी निकलती है। तो उसी के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है पवा जलप्रपात। और पवा जलप्रपात के बारे में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ा हम देखें कि शिव मूर्ति यानी शिव भगवान की जो मूर्ति है इसी जलप्रपात के पास में हमें देखने के लिए मिलती है। और दूसरा जलप्रपात है भूरा खोह जलप्रपात। तो इस प्रकार से शिवपुरी के अंतर्गत ऊपर वाले भाग में दो बड़े महत्वपूर्ण जलप्रपात आप लोग याद रखना, कौन सा? पवा जलप्रपात और भूरा खोह जलप्रपात। किस नदी पर? तो सिंध नदी पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आ जाते हैं सागर में। सागर के अंतर्गत हमें दो जलप्रपात देखने के लिए मिलते हैं। कौन से जलप्रपात? भालकुंड जलप्रपात और राहतगढ़ जलप्रपात। सबसे पहले यदि बात करें तो हमें भालकुंड जो जलप्रपात है कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? बीना नदी पर देखने के लिए मिलता है। और बीना किस नदी की सहायक नदी है? बेतवा नदी की सहायक नदी है। बेतवा के बारे में तो आपने सुना होगा, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी। तो इसी पर हमें देखने के लिए मिलते हैं दो जलप्रपात। यदि बीना नदी ऑप्शन में ना आए तो बेतवा यदि आता है तो बेतवा टिक करना। भालकुंड जलप्रपात और राहतगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है? सागर में है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि सागर के पास जाने से हमारे मन को क्या मिलती है? राहत मिलती है। तो राहतगढ़ जलप्रपात इस प्रकार से याद रख लेना। और ऐसा कहा जाता है सागर भोपाल मार्ग पर लगभग 50 किलोमीटर दूर राहतगढ़ जलप्रपात हमें देखने के लिए मिलता है। यह भी बीना नदी पर ही है। और ऐसा कहा जाता है यहाँ पर बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। हम यदि देखें बरसात के दिनों में यहाँ पर कई सारे लोग घूमने आते हैं। उसके पश्चात यदि बात करें तो पन्ना जलप्रपात की, पन्ना के अंतर्गत जलप्रपात देखें तो पांडव जलप्रपात की। पांडव जलप्रपात बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है? सबसे पहले यदि बात करें तो केन नदी पर है। केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कटनी से हमें केन नदी का उद्गम देखने के लिए मिलता है। यह है पन्ना और छतरपुर। ऐसा कहा जाता है कि केन नदी के द्वारा पन्ना और छतरपुर की सीमा का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। प से पन्ना याद रखना, प से पांडव याद कर लेना। इस प्रकार से पन्ना में पांडव जलप्रपात है। उसके पश्चात एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आ जाता है रीवा। रीवा हम जानते हैं जब विंध्य प्रदेश हुआ करता था, जो भाग सी हुआ करता था, उसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा। और रीवा के अंतर्गत कई सारे जलप्रपात हमें देखने के लिए मिलते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना, आप लोगों को सभी याद कराने वाला हो। सबसे पहले रीवा के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है एक तहसील जिसका नाम है सिरमौर तहसील। कौन सी तहसील? सिरमौर तहसील के अंतर्गत चचाई जलप्रपात हमें देखने के लिए मिलता है। एक कंफ्यूजन है, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चचाई जलप्रपात। किंतु याद रखना चचाई जलप्रपात जो है सबसे बड़ा जलप्रपात है
सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात नहीं है, किस नदी पर है? तो बीहड़ नदी पर है। उसके पश्चात यदि बात करें तो बहुटी जलप्रपात, जिसकी हाइट कितनी है? 195 मीटर है। यही सबसे ऊंचा जलप्रपात है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है। उसके पश्चात केवटी जलप्रपात भी देखने के लिए मिलता है, पूर्वा जलप्रपात भी देखने के लिए मिलता है और पियावन जलप्रपात भी देखने के लिए मिलता है। यदि हम देखें तो पूर्वा जलप्रपात और पियावन जलप्रपात हमें देखने के लिए मिलता है टोंस नदी पर, जिसे तमसा भी कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो हम देखें, एक पहले तहसील हुआ करता था, सतना की एक तहसील हुआ करता था मेहर, अभी तो जिला बन गया है। वहीं पर कैमूर पहाड़ियों से टोंस नदी का उद्गम होता है और यह टोंस नदी बाद में जाकर इलाहाबाद के समीप एक गांव है सिरसा, उसके अंतर्गत जाकर मिल जाती है गंगा नदी के अंतर्गत। अर्थात यह नदी यदि देखे तो किसकी सहायक नदी है? तो हमें देखने के लिए मिलती है किसकी सहायक नदी? गंगा नदी की सहायक नदी देखने के लिए मिलती है। किस प्रकार से याद रख सकते हैं? देखिए, जो बहु है तो बहु कैसी है? केवटी है। बहु अर्थात कड़वा बोलती है, केवटी अर्थात कड़वा बोलती है, इसलिए लोग उसके बारे में क्या करते हैं? चेचे करते हैं, अर्थात चेचे से करना ला चचाई जलप्रपात। और याद रखना, और ये दो जो बचे हुए हैं यह किस नदी पर है? टोंस नदी पर है, पूर्वा और पियावन। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। यदि एग्जाम के अंतर्गत बीहड़ नदी कभी ना आए तो आपको कौन सी नदी देखने के लिए मिलेंगी? टोंस नदी देखने के लिए मिलेंगी। यह सभी जलप्रपात वहां पर भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी जलप्रपात बता दिए। छोटी सी ट्रिक फिर से याद रख लेना, जिस भी जलप्रपात के अंत में धारा या धार आ जाए वह जलप्रपात किस नदी पर? तो वह जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, उससे संबंधित। और यह सभी आपको जलप्रपात, रीवा के जलप्रपात भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यदि होशंगाबाद की जो हम देखें नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है तवा नदी, यह भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके पश्चात ये झाड़ीदाह जलप्रपात भी पूछा गया है, चूलिया जलप्रपात भी पूछा गया है। अर्थात सभी जलप्रपात बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए आप क्या कीजिए, इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बात याद रखना, मैंने क्या किया हुआ है, सभी चैप्टर में आपको मैप के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा कहा जाता है कि मैप के माध्यम से यदि आप पढ़ोगे तो संपूर्ण डाटा आपको लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए आप करें, एक काम कर सकते हैं, इसकी लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और जिससे वो उन सभी लोगों का क्या हो सके, एग्जाम के अंतर्गत अच्छे मार्क्स आ सके। जय हिंद।